देती है। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया? हाँ हाँ, ठंडा हो तो रहा है यार, क्या है? हैं? अभी हुआ है? वो मेरे आने से ठंडा हो गया मतलब है? मेरे डर से ठंडा हो गया? अरे भाई, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑनलाइन यस नो में जवाब दो जल्दी से। हाँ ओके, यस सर। हाँ क्लियर है ना? अब तो ठंडा है, तो क्या दिक्कत है? हाँ तो कोई बात नहीं, कैसे भी हुआ, मेरे आने से हुआ या अपने आप हुआ है? गेट लगाऊं? क्यों? अच्छा, कूलिंग नहीं होगा? चलो चलो कोई बात नहीं, बंद कर दो। हाँ हाँ। है? क्या हो गया? परमिशन मांगी गई है? कहां तक पढ़ाया? कन्वेक्शन कहते हैं, हेडिंग डालो थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन। हाँ, अपना कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, अब आ जाए थर्मल रेडिएशन। हाँ बेटा, थर्मल रेडिएशन में पहले मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं। मेनली थर्मल रेडिएशन में 5 साइंटिस्ट है। प्रीवोस्ट लो, किरचॉफ लो, ये दोनों थ्योरेटिकल है। उसके बाद स्टीफन लो में न्यूमेरिकल है, 4 फॉर्मूले हैं। फिर न्यूटन लो, उसमें 2 फॉर्मूले हैं। फिर उसके बाद वीन्स लो, उसमें 1 फॉर्मूला है। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले, 5 लो हैं। अब यहां पर पहले लो को समझने से पहले हमें बेसिक चीजें समझ पड़ेगी, थर्मल रेडिएशन क्या होती है। तो थर्मल रेडिएशन में लिखो पहला पॉइंट, हॉट बॉडी एमिट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। हॉट बॉडी एमिट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। हॉट बॉडी एमिट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन मतलब क्या है बेटा? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में जितना ज्यादा होगा, उससे एनर्जी एमिशन उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, ये आइस पीस है, बर्फ का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पे है बेटा, ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में 273 केल्विन है। तो ये 273 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल ये भी रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। ग्लास वाटर का टेम्परेचर, ग्लास वाटर का टेम्परेचर अभी इस वक्त मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में 283 केल्विन, तो ग्लास वाटर भी 283 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। रूम एयर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 300 केल्विन, तो रूम एयर के पार्टिकल भी 300 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहे हैं। इसके अलावा ये बोर्ड, ये बेंच, ये दीवारें, यानी सॉलिड लिक्विड गैस सभी से रेडिएशन एनर्जी एमिट होती है। इवन आप सभी का बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 310 केल्विन, 310, 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310, तो आप भी 310 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहे हैं। यानी सभी की बॉडी से रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है। इसलिए आपको अभी यहां गर्मी लग रही थी, क्योंकि बंद कमरा, एसी नहीं चले, तो आप रेडिएशन एनर्जी, इतने सारे 100 वाट के बल्ब जल रहे हैं, रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी बॉडी से 100 वाट की एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी यहां निकल रही है, तो ओवरऑल डेफिनेट टेम्परेचर बढ़ना है। तो सभी बॉडी रेडिएशन एनर्जी एमिट करती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो।
सभी से रेडिएशन एनर्जी एमिट निकलती है। सेकेंड पॉइंट लिखें, लिखाऊं, रेडिएशन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। रेडिएशन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। रेडिएशन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द ट्रांसमिशन, इसी में लिख लो आगे, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन, for the transmission of radiation medium is not required. For the transmission of radiation medium is not required. It can travel in vacuum also. It can travel in vacuum also. For the transmission of radiation medium is not required. It can travel in vacuum also. Vacuum में भी ट्रांसफर कर सकती है। बेटा एक बात ध्यान रखना, हम सब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? सन का, 6000 केल्विन। इसलिए 6000 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल रेडिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है। अब एक बात सुनो, मेरी बॉडी से भी रेडिएशन निकल रही है, आपकी बॉडी से रेडिएशन निकल रही है। आप जो एमिट कर रहे हो मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं, और मैं एमिट कर रहा हूं वो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। एमिशन एब्जॉर्प्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। सन से भी रेडिएशन एमिट हो रही है, पर बेटा मेरा और सन का कंपैरिजन किया जाए तो मेरा एमिशन आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम है। जो रेडिएशन मैं एमिट करता हूं वो ही आप एमिट करते हो, तो ओवरऑल जितना एमिट किया उतना ही एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो आपके बैलेंस है। पर जैसे ही आप सन के कांटेक्ट में आओगे तो सन का एमिशन ज्यादा है, 6000 की पावर 4, और आपका एमिशन 310 की पावर 4। तो एमिशन एब्जॉर्प्शन आप ज्यादा करोगे सन से और एमिशन कम, तो ओवरऑल आपको उसका एमिशन महसूस होता है। अरे है कि नहीं? रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है, वेव फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या एक एंड से दूसरे एंड तक प्लेस ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कंडक्शन में मीडियम चाहिए, वाइब्रेशन मोशन से मीडियम पार्टिकल हीट ट्रांसमिट करते हैं। कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल एक्चुअल मोशन करते हैं, हीट ट्रांसमिट करते हैं। पर रेडिएशन में मीडियम पार्टिकल की जरूरत नहीं है। सन से जो रेडिएशन आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी वेव फॉर्म में वहां से यहाँ आ रही है। बीच में कहीं वैक्यूम है तो उसमें से भी ट्रांसमिट होकर आराम से आ रही है। इसलिए वैक्यूम इज ए परफेक्टली ट्रांसमिटिव सरफेस। अरे है ना? तो रेडिएशन के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी होती क्या है? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। कॉस्मिक रेज, 0 एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज। बेटा ये 0 से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में। एक्स रेज 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अल्ट्रा वायलेट रेज 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। उसके बाद विजिबल लाइट रेडिएशन, जिसमें विबग्योर के कलर होते हैं VIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बेटा आपको जो भी विजिबल नजर आता है, जिसमें कलर नजर आते हैं, वो है VIBGYOR, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वो सब विजिबल में नजर आता है। जो आपको दिखाई दे रहा है, कलरफुल दिखाई दे रहा है, वो सब विजिबल में नजर आ रहा है। इसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। बेटा इस मीडियम की विड्थ बहुत ज्यादा है, 7800 से 40 लाख तक, 40 लाख। अब बेटा ये विड्थ तो इसकी बहुत ज्यादा है। अगर ये सब 8000 में सिमट गए और ये अकेला 8000 से 40 लाख, बेटा 40 लाख 8000 से 500 गुना बड़ा होता है। कितने टाइम बड़ा? 500 टाइम्स बड़ा। मतलब अगर मैं इसके इक्वल अगर 500 टाइम्स लूं तो ये 1 2, ये 2 भी नहीं हुआ, और 500 गुना बढ़ाऊंगा तो कितना बड़ा रीजन होगा? अकेला इंफ्रारेड, यानी कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इन सबको मिला दें और अकेला इंफ्रारेड, तो अकेला इंफ्रारेड इन सबको मिला दें से 500 गुना 500 टाइम्स बड़ा है। यानी ये बहुत बड़ा है। इसलिए एक्सटेंशन को ऐसे कर देता हूं,
बहुत बड़ा रीजन है। अरे है ना। इसके बाद माइक्रो रेडियो टी वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो, टीवी, मोबाइल वेव्स, वो इसके बाद इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम तक। अरे है ना। तो बेटा सबसे बड़ा रीजन कौन सा? इंफ्रारेड। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी एमिशन किसका होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन का एमिशन सबसे ज्यादा होता है। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना। अब दूसरी बात ध्यान से सुना, एक टर्म आ रही है आइडल ब्लैक बॉडी। क्या टर्म है? आइडल ब्लैक बॉडी। क्या होती है आइडल ब्लैक बॉडी? सुनो, सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एट लो टेम्परेचर। यानी वो सरफेस जिसके ऊपर सारी रेडिएशन गिराए वो 100% एब्जॉर्ब कर ले। सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एट लो टेम्परेचर एंड एमिट ऑल दीस रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर। यानी वो सरफेस जिसके ऊपर ये सारी रेडिएशन गिराई जाए लो टेम्परेचर में, वो सारी रेडिएशन 100% एब्जॉर्ब कर ले, वो आइडल ब्लैक बॉडी। एंड सरफेस विच एमिट ऑल दीस रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ये सारी रेडिएशन एमिट कर सके, वो बॉडी आइडल ब्लैक बॉडी। सन एक आइडल ब्लैक बॉडी है और अभी वो अर्थ के रेस्पेक्ट में हाई टेम्परेचर पे है। अरे है कि नहीं? सन अभी अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है? हाई टेम्परेचर पे। तो गुड एमिटर की तरफ बिहेव कर रहा है और ये सारी वेवलेंथ की रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, ये सारी वेवलेंथ की रेडिएशन वो एमिट कर रहा है। पहले सुन लो रे, ध्यान से सुन तो लो, मैं समझा रहा हूं, वो सुनी नहीं रहे। सन अभी आइडल ब्लैक बॉडी और सन अभी अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है? हाई टेम्परेचर पे, और वो ये सारी वेवलेंथ की रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है। यानी कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियोएक्टिव, टीवी, सारी रेडिएशन एमिट कर रहा है। अगर कैसे? तो देखो, सन का अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रम बनाऊं, एमिशन स्पेक्ट्रम ध्यान दो, इज ए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। याद आया? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पहले भी पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हाँ, मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने बोला था पूरी फिजिक्स में 3 जगह आता है। एक केटीजी में था, एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आ रहा है, और एक एक्सरे में है। सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन, तो बेटा सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर में स्पेक्ट्रम बनाया। और यहां गौर से देखो, ये ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के बीच में स्पेक्ट्रम है। यानी 0 एंगस्ट्रॉम से इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम के बीच में किस किस वेवलेंथ की कितनी कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। तो बेटा देखो, शॉर्टर वेवलेंथ का एनर्जी अमाउंट ऑफ एमिशन एनर्जी कम करता है, लॉन्गर वेवलेंथ का भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन कम करता है, और बीच वाले पार्ट का एनर्जी अमाउंट एमिशन ज्यादा करता है। यहां पर ये थोड़ा सा डोटेड होगा क्योंकि 0 एंगस्ट्रॉम तो होता नहीं, कुछ भी वैल्यूएबल जो होगा वो थोड़ा आगे से, पर जो भी है अभी चलो अपन मानते ये ऐसे लेते हैं। बेटा यहां पर गौर से देखो, ये देखो यहां पर आ गया 7800 एंगस्ट्रॉम, यही आ गया ये। इसका मतलब इन सब यहां तक, यहां से लेके यहां तक में सारे आ गए। कौन? कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये सब इतने से में आ गए। और माइक्रो रेडियोएक्टिव वेव्स का भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन बहुत कम करता है क्योंकि 40 लाख यहां होगा। तो गौर से देखो, ये इतने से में माइक्रो रेडियोएक्टिव वेव्स आ गए, आ गए। अब मुझे बताओ मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी एमिशन बोलो किसका हो रहा है? तो बेटा 2 बातें, एक तो इंफ्रारेड की विड्थ ज्यादा, और स्पेक्ट्रम अगर गौर से देखें तो बेटा बीच वाले पार्ट से अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन ज्यादा होता है, बीच वाले पार्ट से अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन ज्यादा होता है, बीच वाले पार्ट से अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन ज्यादा होता है, बीच वाले पार्ट से अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन ज्यादा होता है। यानी ग्राफ का मेन पीक बीच में होगा, और पीक बीच में है इंफ्रारेड में, तो इंफ्रारेड का अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन ज्यादा है। तो ईच एंड एवरी वेवलेंथ, ये स्पेक्ट्रम क्या शो करता है? ईच एंड एवरी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। तो शॉर्टर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन कम, लॉन्गर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन कम, और बीच वाले इंफ्रारेड पार्ट से एन अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिशन ज्यादा।
क्योंकि आपके दिमाग में क्या आ सकता है, सर 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 ये तो 5000 8000 से 40 लाख ही है, पर ये तो 40 लाख से इन्फिनिट तक है। पर बेटा इसके विड्थ ये ज्यादा होगा मान लिया, पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी अमाउंट कम हो गया, नीचे आ गया ग्राफ, क्वांटिटी बहुत कम एमिट कर रहा है। तो ओवरऑल सबसे बड़ा रीजन अभी इंफ्रारेड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी भी ज्यादा एमिट हो। तो अगर सन 10,000 मान लो, अगर 10,000 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है सन, तो उसमें से 9,990 जूल वो इंफ्रारेड का एमिट कर रहा है, बाकी सारे 10 जूल में सारे सिमट गए। इसीलिए थर्मल रेडिएशन को मेनली हम इंफ्रारेड रीजन में मानते हैं। थर्मल रेडिएशन को कहां मानते हैं, इंफ्रारेड रीजन में। तो ये अपन बोल सकते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन इज आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। बात समझ में आ गई? चलें नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुना बेटा, ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, कहीं से भी टूटा टूटा नहीं है, और ये कंटिन्यूअस है, कहीं से टूटा नहीं है, इसलिए आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कहलाता है। बेटा अगर ये बीच में से कहीं से टूटा टूटा होता तो इसका मतलब, बेटा इसका मतलब ये हो गया इस पर्टिकुलर वेलेंथ की एनर्जी का ये एमिशन कर ही नहीं रहा, इस पर्टिकुलर वेलेंथ की एनर्जी का एमिशन ये कर ही नहीं रहा, इस पर्टिकुलर वेलेंथ की एनर्जी का एमिशन ये कर ही नहीं रहा। और अगर ये कोई बीच बीच में कोई ना कोई पर्टिकुलर वेलेंथ की एनर्जी का एमिशन नहीं करा, तो फिर आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कैसे रहेगा? क्योंकि आइडियल ब्लैक बॉडी डेफिनेशन क्या है, एमिट ऑल दीज रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर, सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करे और सारी वेलेंथ की रेडिएशन एमिट करे। सारी कौन? 0 से इनफिनिटी तक सारी रेडिएशन का एमिशन करे। पर डिसकंटिन्यूटी क्या शो करिए कि जहां जहां से डिसकंटिन्यूटी हो रहा है वहां पर्टिकुलर वेलेंथ की रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा, तो फिर आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कैसे कहला लेगा? तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम नहीं कहलाएगा। आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहने का मतलब सन सभी वेलेंथ की एनर्जी का एमिशन करता है, ऐसी कोई वेलेंथ नहीं है जिसका एमिशन नहीं करता, सबका, इसलिए स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होगा। हाँ सबका बराबर एमिशन नहीं करेगा, पर करेगा सबका एमिशन, ठीक है। शॉर्टर वेलेंथ का एमिशन कम कर रहा है, लॉन्गर वेलेंथ का एनर्जी एमिशन कर रहा है, और बीच वाले इंफ्रारेड का एमिशन ज्यादा कर रहा है। ग्राफ पहले बढ़ता है मैक्सिमम, फिर घटता है। अरे है ना? चलें आगे बढ़ो, डायग्राम जगह छोड़ दो, अभी ये भी छोड़ दो, अभी बना लेना, कह रहा हूं ना। अरे चलने दो रे। हाँ वो एक साथ पढ़ा बनाने के लिए बोलूंगा तो भी वही टाइम लगाओगे, एक एक में ज्यादा टाइम लगाओगे उल्टे। हाँ बना लेना। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, रेडिएशन सरफेस से एमिट होगी, ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया। अब ध्यान से सुनो, रेडिएशन जब किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट। इंसिडेंट रेडिएशन जब किसी सरफेस पे गिरेगी तो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट। अरे है कि नहीं? डिपेंड करता है उस सरफेस की एब्जॉर्बिव पावर कितनी है। जितनी रेडिएशन इंसिडेंट हुई उसकी एब्जॉर्बिव पावर जितनी होगी उतनी वो रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब। उससे उस सरफेस का टेम्परेचर स्लाइडली इंक्रीज हो जाता है। जैसे 2 कॉपर की प्लेट है, एक पे काला पेंट एक पे सफेद पेंट कर दिया और धूप में आधा घंटे के लिए रख दिया, तो क्या होगा बेटा? काली वाली शीट को जाके और ब्लैक व्हाइट वाली शीट को दोनों को हाथ लगाएं तो कौन ज्यादा गर्म लगेगी? ब्लैक वाली शीट ज्यादा लगेगी, गर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि बेटा ब्लैक शीट पर रेडिएशन, ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर, गिरने वाली रेडिएशन की उसकी एब्जॉर्बिव पावर ज्यादा, तो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक शीट ज्यादा गर्म होगी और व्हाइट शीट कम गर्म होगी। अरे है कि नहीं? तो लिखो, when the radiation incident on the surface, when the radiation incident on the surface, when the radiation incident on the surface, some amount of energy absorbed by the surface, some amount of energy absorbed by the surface according to its absorptive power, some amount of energy absorbed by the surface according to its absorptive power, some amount of energy absorbed by the surface according to its absorptive power. So the temperature of the surface slightly increase. So the temperature of the surface is slightly increased. अरे है ना? अब सुनो, यहां इंपॉर्टेंट बात, डिपेंड करता है
ध्यान से सुनो, रेडिएशन जब किसी सरफेस पे गिरती है तो बेटा यहां रेडिएशन दो चीजों पे बेस्ड है। एक तो मैंने बताया टेम्परेचर पर, सरफेस का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसे एनर्जी एमिशन उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं। और दूसरा नेचुरल सरफेस पर, मम्मी एक काला तवा यूज करे और एक चमकीला तवा यूज करे, किस पे चपाती जल्दी सिकेगी? क्योंकि नेचुरल सरफेस ब्लैक का गुड, तो गुड सरफेस काला तवा जो होता है सोर्स के रेस्पेक्ट में गुड एब्जॉर्वर, और चपाती के रेस्पेक्ट में गुड एमिटर होता है, इसलिए गुड एब्जॉर्वर इज अ गुड एमिटर, इसलिए काला तवा मम्मी यूज करती। चलो दोनों काले हैं पर एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, एक का 200 डिग्री सेल्सियस, किस पे चपाती जल्दी सिकेगी? तो ओवरऑल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रेडिएशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सरफेस। रेडिएशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सरफेस। अपन ने पढ़ा था कंडक्शन में, कंडक्शन बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ग्रेविटेशन लिखा था, कन्वेक्शन लिखा था कन्वेक्शन बेस्ड ऑन ग्रेविटी, और इसलिए मैं रेडिएशन भी लिखा रहा हूं, रेडिएशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सरफेस। टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सरफेस। आगे मैं आपको पैरामीटर बताऊंगा, इसमें कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, वो हर डेफिनेशन या तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या नेचर सरफेस पर, या दोनों पे। अरे है ना, चले आगे बढ़ो। अब सुनो मेरे बेटा, ध्यान से सुना। देखो ये स्पेक्ट्रम जो फाइंड आउट किया जाता है ना हाइडेलबर्ग बॉडी का, वो स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड आउट करते हैं, और स्पेक्ट्रोमीटर में लगा होता है प्रिज्म। क्या लगा होता है? प्रिज्म। प्रिज्म के ऊपर सन रेडिएशन गिराई जाती है, और रेडिएशन जब किस सरफेस पर गिरती है तो अपन ने बात करी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट। बेटा यहां पर एब्जॉर्प्शन ना करे, ऐसा प्रिज्म लेना पड़ेगा जो एब्जॉर्प्शन ना करे, रेडिएशन का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन करे। तो बेटा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से ये स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। आपने देखा होगा 9th क्लास में आपने क्वाड प्रिज्म यूज किया था, वो प्रिज्म रखा 9th क्लास में किया था, ऐसे ऐसे करके पहले पेपर पे मार्क किया, प्रिज्म रखा और दूसरी साइड एक लाइन खींची और उस पर 2 आलपीन लगा दी, और फिर दूसरी साइड से आंख बंद करके फिर इधर से लगा के देखिए। हाँ 9th में भी था, पढ़ते ही नहीं थे। चले 11th में जाने कहां से आ गया रेस के। आ जाओ, जब भी था आ जाओ। तो बेटा यहां पर क्या है, ध्यान से सुनो कि वो प्रिज्म था क्वाड प्रिज्म। क्वाड प्रिज्म और सिंपल ग्लास प्रिज्म अगर स्पेक्ट्रोमीटर में यूज करें तो क्या होता है कि गिरने वाली थर्मल रेडिएशन में से वो कुछ रेडिएशन खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सिंपल ग्लास प्रिज्म आपने लिया या क्वाड प्रिज्म लिया तो कुछ रेडिएशन को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, और जहां जहां वो वेलेंस की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेगा वहां से ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो फिर वो हाइडेलबर्ग बॉडी का स्पेक्ट्रम नहीं रहेगा। तो आपको ऐसा प्रिज्म यूज करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोमीटर में ऐसा प्रिज्म यूज करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करने के लिए ऐसा प्रिज्म यूज करना पड़ेगा जिसका एब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल हो, ज्यादा रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट करे, एब्जॉर्ब बिल्कुल ना करे। ऐसे स्पेशल प्रिज्म का नाम है केसीएल प्रिज्म, रॉक साल्ट प्रिज्म एंड फ्लोर स्पार प्रिज्म। तो ये स्पेशल बातें हैं जिनको आपको याद रखना है, इसलिए लिखो। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन a continuous spectrum, in order to obtain a continuous spectrum, in order to obtain a continuous spectrum of an Heidelberg body, continuous spectrum of an Heidelberg body, a special prism used in order to obtain a continuous spectrum of an Heidelberg body, a special prism used like KCl prism, KCl पोटेशियम क्लोराइड वाला है ना, KCl प्रिज्म, रॉक साल्ट प्रिज्म, रॉक साल्ट हाँ नमक, हाँ जो भी है, रॉक साल्ट प्रिज्म, फ्लोर स्पार प्रिज्म, FLOUR SPAR,
FLOURSPAR, स्पार प्रिज्म। लिख लिया बेटा? ये प्रिज्म यूज किए जाते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, सिंपल ग्लास प्रिज्म, पैराग्राफ चेंज करके या वैसे लिख लो, सिंपल ग्लास प्रिज्म एंड क्वार्ट प्रिज्म कैन नॉट बी यूज, simple glass prism and quart prism cannot be used because it absorbs some radiation. Simple glass prism and quartz prism, QUARTZ, quartz prism cannot be used because it absorbs some radiation. और रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? डिसकंटिन्यूअस। बिकॉज के बाद छोड़ दे, आजा। बिकॉज इट एब्जॉर्ब सम रेडिएशन। लिख लिया? हाँ, मजे लेते रहते हो बेटे बेटे। हाँ, कहां धरे मेरे दिमाग, इधर उधर मत हिलाओ। हाँ, लिख लिया बेटा? आगे आ जाओ, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। रेडिएशन इंटेंसिटी, radiation intensity is measured by, radiation intensity is measured by bolometer, bolo, 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 bolometer and thermopile, and thermopile। अरे अपने दुखड़े मत रो रहे, जिनको है वो भी याद कर रहे हैं। थर्मोपाइल, PILE, पाइल। गंदे हो यार तुम यार। बैठो, ध्यान से सुनो। पोखरण में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो उसमें दूर से बैठे बैठे इंटेंसिटी मेजर की गई थी थर्मोपाइल से। तो थर्मोपाइल इंटेंसिटी मेजरिंग डिवाइस है, रेडिएशन इंटेंसिटी मेजरिंग डिवाइस। दूर से उस इंटेंसिटी मेजर थर्मोपाइल से मेजर की गई थी। मोबाइल टावर लगे हुए, इनमें रेडिएशन मेजर की जाती है बोलोमीटर से। तो बोलोमीटर एंड थर्मोपाइल दोनों इंटेंसिटी मेजरिंग डिवाइस है ना। पर एक बात सुनना, यहां पर एक होता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? पॉइंट सोर्स के लाइन सोर्स। और इनवर्स स्क्वायर लो लाइन सोर्स को। एक बार बताओ, कोई भी बॉडी से रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी तो बॉडी किसकी तरह बिहेव करेगी? पॉइंट सोर्स की लाइन सोर्स। सन किसकी तरह बिहेव करता है? फ्लेम जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, उसकी फ्लेम किसकी तरह बिहेव करेगी? और ह्यूमन बॉडी से रेडिएशन निकलेगी तो वो भी पॉइंट सोर्स की फॉर्म में वर्क करेगा। मतलब ध्यान रखना, इंटेंसिटी हमेशा इनवर्स स्क्वायर लो को ओबे करती है। ब्रैकेट में ये लिख लो, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, इसी के साथ लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, क्वेश्चन एक पहले आया था क्या कि सोर्स एंड थर्मोपाइल के बीच की डिस्टेंस डबल कर दिया। सोर्स जो रेडिएशन एमिट कर रहा है और थर्मोपाइल जो मेजर कर रहा है इंटेंसिटी। सोर्स और थर्मोपाइल के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड थर्मोपाइल बिकम्स डबल, देन इंटेंसिटी इज 1/4 हो जाएगी। पक्का? तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज पायरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज पायरोमीटर। हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज पायरोमीटर, PYRO, पायरोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार इज मेजर्ड बाय पायरोमीटर। इसमें लिख लो आगे, टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार is measured by pyrometer. Temperature of sun and star is measured by pyrometer. लिख लिया बेटा? पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट में दूर से बैठे टेम्परेचर मेजर भी पायरोमीटर से ही मेजर किया था। इंटेंसिटी मेजर की थी थर्मोपाइल से और टेम्परेचर पायरोमीटर से। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। मिनिमम 800 से कम तो टेम्परेचर मेजर ही नहीं करता। 800 डिग्री सेल्सियस बिलो तो टेम्परेचर मेजर करता ही नहीं। और अपर लिमिट, नो लिमिट, कितना भी टेम्परेचर हो उसको मेजर कर लेता है। यानी 800 से अबव कितना भी टेम्परेचर मेजर कर लेता है। तो हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है ये। ठीक है, ये चीज में ध्यान रखना। क्वेश्चन आ चुका है आरपीएमटी में, जो आपके एक्सरसाइज फर्स्ट में पहले ही पेज पे दे रखा है, जो आरपीएमटी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलें, तो ये पॉइंट हुआ। अब इसके अलावा हो गया वैसे तो सब।
सॉलिड लिक्विड गैस सभी से रेडिएशन एनर्जी एमिट होती है, वो तो सभी से रेडिएशन एमिट होती है। मैंने आपको बताया सरफेस फिनोमिना है, मैंने बोला सरफेस और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये लिखाई दिया। दूसरा पॉइंट और जनरल पॉइंट है, और तो जो लाइट रेडिएशन लिख लो चलो, पाथ ऑफ थर्मल रेडिएशन इज स्ट्रेट लाइन, ये इसी में पाथ ऑफ थर्मल रेडिएशन इज स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, path of thermal radiation is straight line and speed is very high, speed very high, कितनी ब्रैकेट में लिख लो, लाइट की स्पीड के इक्वल 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड इज वेरी हाई, ब्रैकेट में 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बाकी जनरल पॉइंट है, जो लाइट रेडिएशन प्रॉपर्टी दिखाती है वो सारी प्रॉपर्टी थर्मल रेडिएशन दिखा सकती है। कौन से? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो आपने पढ़ा है लाइट रेडिएशन के लिए, वो सारी प्रॉपर्टी थर्मल रेडिएशन दिखा सकती है। दूसरा, थर्मल रेडिएशन जब किसी सरफेस पे गिरती है तो थर्मल रेडिएशन इज एनर्जी, जब एनर्जी किसी सरफेस पे गिरेगी तो एनर्जी प्रेशर प्रोवाइड करेगी, यानी उस सरफेस पर प्रेशर लगाएगी, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। अरे है ना, ये सब जनरल पॉइंट, छोड़ो उसको। अब आ जाओ, ये बना लिया, जल्दी से बनाओ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट बना लिया, बना लेते, इनको भी बना लेते। हाँ काउंट कर लेते रे, कर लेते हैं, मत कर, कामा से कर ले, मुझे इनसे मतलब नहीं, मुझे तो इससे मतलब था, वो तो दिखा दिया आपको। ठीक है ना, अगर नहीं लिखता तो आप में से कहते कॉस्मिक तो कहाँ आया, इसलिए मैंने लिख दिया। चले मिटाऊं इधर का, तो ये तो मिटाऊं, ये माइक्रो रेडियो तो लिख लिया होगा, कौन लिख रहा है माइक्रो रेडियो, लिख रहा है, ऊपर का मिटा दूं ना, हाँ हाँ बेटा, हेडिंग डालो नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। हाँ बेटा, लिख लिया, अब तो ये डायग्राम वायग्राम हो गया। अरे ये हो गया क्या? हाँ आ जाओ, देखो इधर, रेडिएशन जब किसी सरफेस के ऊपर, ये मान लो कोई सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू, क्यू इज द, लिख लो चलो इधर, पहले लिख लो क्या है, साइड में लिख लो, नहीं बनाना क्या, फिर क्या करना है, भाव लोग इधर पूछ रहे बनाना है क्या। हाँ हाँ, क्यों लिखे, पहले इधर साइड में लिखो, साइड में लिखाऊं, क्यू अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्यों लिख ले, अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्यू आर, क्यू आर लिख ले, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, क्यू आर अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, लिख लिया। क्यू ए अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन,
QA अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, डैश डैश कर लो रे, पूरा पूरा क्या लिखते हो? QT अमाउंट ऑफ ट्रांसमिट रेडिएशन, हाँ QT अमाउंट ऑफ ट्रांसमिट रेडिएशन, लिख लिया? आ जाओ बेटा, बेटा यहां गौर से देखो, मान लो किसी सरफेस के ऊपर 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसमें से 40 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, 35 जूल एब्जॉर्ब हो गई और 25 जूल ट्रांसमिट हो गई। यानी इंसिडेंट रेडिएशन 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। Q अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, QR अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, QA अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड QT अमाउंट ऑफ ट्रांसमिट रेडिएशन, है ना? अब बेटा सबको Q से डिवाइड कर दूं, Q अपॉन Q, QR अपॉन Q, QA अपॉन Q और QT अपॉन Q। बेटा यहां गौर से देखो, ये हो गया 1, है ना? QR अपॉन Q यानी रिफ्लेक्टेड अमाउंट अपॉन इंसिडेंट अमाउंट का ये फ्रैक्शन, ये कहलाएगा रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेशन टू द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या लिख देता हूं? R, QR अपॉन Q इज R, अरे है ना? नेक्स्ट, ये QA अपॉन Q का ये फ्रैक्शन कहलाएगा A। A is the absorptive power, absorptive coefficient is the ratio of amount of absorbed radiation to the amount of incident radiation। और ये QT upon Q ये कहलाएगा small t। Small t is the QT upon Q यानी amount of transmitted radiation, ratio of amount of transmission to the amount of incident radiation। R plus A plus T is equal to 1। अब बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुने, रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव अमाउंट और इंसिडेंट अमाउंट का रेशियो है बेटा, ये यूनिटलेस होगा क्योंकि जूल अपॉन जूल, और ये आइडल बैक बॉडी या सॉरी जनरल बॉडी के जितने अमाउंट इंसिडेंट किया है उसमें से कितना वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट हुई, उसमें 40 जूल रिफ्लेक्ट, 35 जूल एब्जॉर्ब और 25 जूल ट्रांसमिट। तो बोलो आर की वैल्यू 40/100, 35/100 और 25/100। तो बोलो ये कितना आ गया? 40/100 0.4, ये 35/100 0.35 और ये 25/100 0.25। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा? R, A और T ये किसी भी जनरल बॉडी के लिए 0 और 1 के बीच में होंगे। फॉर ए जनरल बॉडी, किसी भी जनरल बॉडी के लिए R, A और T 0 और 1 के बीच में होंगे। जनरल बॉडी को मैं आगे शॉर्ट में जीबी लिखूंगा, जीबी, या ग्रे बॉडी लिख दे, ग्रे बॉडी, वो भी जनरल बॉडी, अरे है ना? दूसरी बात, R, A और T यूनिटलेस है, क्या ये यूनिटलेस है कि नहीं? क्योंकि जूल अपॉन जूल, जूल अपॉन जूल, जूल अपॉन जूल यूनिटलेस है। एंड डिपेंड्स ऑन नोज, नोज बोले तो नेचर ऑफ सरफेस, अरे है कि नहीं? यानी जैसी नेचर होगी वैसे R, A और T की वैल्यू वेरी करेगी, यानी नेचर सरफेस पे डिपेंड करेगी। अगर सरफेस ब्लैक है, रफ है, ब्लैक है, रफ है, तो बेटा उसका A ज्यादा होगा, R और T कम होगा, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन में से एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट कम करेगा। अगर सरफेस व्हाइट है, ब्राइट है, स्मूथ है, तो R ज्यादा होगा, A और T कम होगा। और अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो बेटा T ज्यादा होगा, R और A कम होगा। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, अरे है ना? तो इंसिडेंट रेडिएशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट। और रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट अमाउंट के रेस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्बिव पावर, ट्रांसमिट पावर। चलो मैं इधर लिखा देता हूं, लिखो इधर। हो गया बेटा?
चलो बढ़ो। अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, पूरे देश के अलग अलग कोने से आए। हाँ हाँ, कह रहा हूँ ना, अलग अलग कोने से आए। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले आर का नाम लिखो, क्यू आर अपॉन क्यू। मैं तो यहीं से हूँ, आ जाओ, यहीं से यहीं से। मतलब प्यार से कह रहा हूँ, यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि यहीं से हूँ। यहीं का मतलब कोटा से ही हूँ। हाँ, उसमें अरे बूंदी से, यहाँ से। आ जाओ यही। क्यू आर अपॉन क्यू लिखो, रिफ्लेक्टिव पावर ऑब्लिक रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। आर का नाम लिखो, आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू। इसका नाम लिख ले, रिफ्लेक्टिव पावर ऑब्लिक रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। रिफ्लेक्टिव पावर ऑब्लिक रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट लिख लिया। ए का नाम लिखो, ए क्या है, क्यू ए अपॉन क्यू। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑब्लिक एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑब्लिक एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट लिख लिया। और टी, टी क्या है, क्यू टी अपॉन क्यू, ट्रांसमिटिव पावर ऑब्लिक ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट। टी का नाम लिख ले, ट्रांसमिटिव पावर ऑब्लिक ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट। ट्रांसमिटिव पावर ऑब्लिक ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट लिख लिया बेटा। चलें बढ़े आगे। बेटा एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर अगर मैं रिफ्लेक्टिव पावर को 1 कर दूं, R1, तो बेटा देखो R अगर 1 हो गया तो A और T, तो ओवरऑल R1, तो बेटा Q को पले जाओ। जब Q पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू QR। मतलब जितना इंसिडेंट होगा वो 100% रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसा सरफेस क्या कहलाता है, ऐसा सरफेस कहलाता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या कहलाएगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस। यानी 100 जूल इंसिडेंट और 100 जूल रिफ्लेक्ट, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या अर्थ पर नेचर में ऐसी कोई सरफेस मौजूद है जो 100% रिफ्लेक्शन कर सके? ऐसी पॉसिबल नहीं है। अरे कांच का टुकड़ा बचपन में खेलते खेलते कहीं मिल जाता था ना, तो हम बेटे बेटे उस कांच के टुकड़े लेके ऐसे ऐसे चल की मारते रहते थे, पर थोड़ी देर में वो कांच का टुकड़ा भी गर्म हो जाता था। मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है मिरर, रेडिएशन का रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है, परंतु वो भी थोड़ी देर में गर्म हो गया, इसका मतलब उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अभी बताया था मैंने, रेडिएशन किस सरफेस पे गिरेगी तो वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर के कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए पॉइंट लिखवाए तो ताकि समझ में आ जाए रेडिएशन। तो बेटा वो भी कुछ गर्म हो जाएगा, मतलब कुछ एब्जॉर्ब तो कर रहा है। नेचर में ऐसी कोई सरफेस नहीं है। एस्ट्रोनॉट की जो ड्रेस बनाई जाती है और रॉकेट का जो बनाया जाता है उसमें जो लिया जाता है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला मटेरियल होता है, रेडिएशन का ज्यादा रिफ्लेक्शन करे ताकि हार्मफुल रेडिएशन उनकी बॉडी को हार्म ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए वहां ज्यादा रिफ्लेक्शन वाली, पर परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस कोई सी नहीं होती कि 100% रिफ्लेक्ट कर सके। तो ओवरऑल ये 1 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब आ जाओ A1 कर दू तो A1, तो बेटा A1 तो T0 ये ऊपर जाएगा, तो बोलो Q इज इक्वल टू QA। मतलब बेटा जितना अमाउंट इंसिडेंट होगा वो 100% एब्जॉर्ब, यानी परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस। और परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस इज आइडियल ब्लैक बॉडी सरफेस which absorb all incident radiation at low temperature is called ideal black body। अरे है कि नहीं? पर बेटा नेचर में ऐसी कोई सरफेस नहीं है जिसको हम एब्जॉर्प्शन के बेस पर आइडियल ब्लैक बॉडी कह सके। अब आप कहोगे सर सन, सन को हम आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं पर एब्जॉर्प्शन के बेस पर नहीं, एमिशन के बेस पर। अर्थ पर बैठे बैठे हम सन का केवल एमिशन महसूस कर सकते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन महसूस नहीं कर सकते। वो एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा। स्टार के एक्सपेक्ट में स्टार का टेम्परेचर सन से भी ज्यादा है, वो स्टार से एब्जॉर्ब कर रहा होगा। किसने जाके देखा? सन पे जाके देखना पड़ेगा, वो तो वो पॉसिबल नहीं है।
अर्थ पर बैठे बैठे हम केवल सन का एमिशन देख पाते हैं, और सन से जो रेडिएशन आ रही है उससे उसका जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो कंटिन्यूस मिलता है, इसलिए हम उसको आइडल ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो एमिशन से, एमिशन के बेस पर सन को आइडल ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब भैया ने बोला ब्लैक होल, बेटा ब्लैक होल वाली बात यहां कभी भी मत करना, क्योंकि जिसकी नॉलेज पूरी ना हो उसको यहां सिलेबस में नहीं लिया जाएगा, और अगर एग्जामिनर पागल है तो वो लेगा, क्योंकि उसको ही पता नहीं क्या होता है पूरी तरह से, है ना। तो ओवरऑल जो चीजें जो इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें जिस पर भी बातें पूरी नहीं की जा सकती उसको यहां कंसिडर नहीं करते हैं, है ना। चलें, T1 अगर T1 कर दूं तो बेटा R और A 0, Q पर जाएगा तो बोलो Q इज इक्वल टू QT, मतलब जितना इंसिडेंट हो 100% ट्रांसमिट हो जाए। तो बेटा यहाँ एब्सोल्यूट पावर में समझ में आ गया ना कि नेचर में ऐसी कोई सरफेस नहीं, एब्सोल्यूट पावर मतलब 1, किसी की हो किसी की भी नहीं होती। प्लेटिनम ब्लैक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है 98%, कितना? प्लेटिनम ब्लैक 98% एब्जॉर्प्शन करता है। प्लेटिनम मेटल को ब्लैक पेंट कर दे 100 जूल में से मतलब 98 जूल एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 0.98, नियरेस्ट अबाउट टू आइडल ब्लैक बॉडी, पर परफेक्ट आइडल ब्लैक बॉडी। कार्बन ब्लैक मतलब काजल होता है ना, 96% एब्जॉर्प्शन कर सकता है, कितना? 96%, यानी 100 जूल इंसिडेंट करें उसमें से 96 जूल एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 0.96, मतलब वो 4% वो भी रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट करेगा। परफेक्ट आइडल ब्लैक बॉडी नहीं है, नियरेस्ट अबाउट टू आइडल ब्लैक बॉडी। तो नेचर में ऐसी कोई सरफेस जिसका A1 हो। T1 करूं तो बेटा Q इज इक्वल टू QT, मतलब जितनी इंसिडेंट हो 100% ट्रांसमिट। ऐसा कौन सा सरफेस जो 100% ट्रांसमिट कर सके? वो है वैक्यूम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि सन से जो रेडिएशन आती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में आ जाती है, ट्रांसमिशन के मीडियम की जरूरत नहीं है, बीच में कहीं वैक्यूम है तो वैक्यूम इज अ परफेक्टली ट्रांसमिटिव सरफेस, उसमें सारी रेडिएशन परफेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए वैक्यूम इज अ परफेक्टली ट्रांसमिटिव सरफेस। परंतु बेटा परफेक्ट वैक्यूम बनाना भी इतना आसान, इसलिए ओवरऑल TB1 नहीं होगा। तो R1, A1 और T1 ये प्रैक्टिकली कंडीशन नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा किसी भी जनरल बॉडी के लिए R, A और T हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अरे है ना। चलें अब आ जाओ, इधर का मिटा दूं अब तो। अब आ जाओ बेटा, हेडिंग डाले सम डेफिनेशन। तो पहले मैंने आपको रेडिएशन का इंसिडेंट रेडिएशन का नेचर आपको समझाया, दिखाया। अब आ जाओ, यहां मैं कुछ डेफिनेशन बताने जा रहा हूं जो कि आपके आगे लो समझने के काम में आएंगे, ठीक है। और ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझनी है, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। और हाँ आ जाओ, चलो फर्स्ट नंबर डेफिनेशन लिखे एब्जॉर्प्टिव पावर। फर्स्ट नंबर पे लिखे एब्जॉर्प्टिव पावर। कहीं पढ़ा था एब्जॉर्प्टिव पावर? नहीं पढ़ा? अरे दुष्टी अभी पढ़ा रे। QA अपॉन Q इज द एब्जॉर्प्टिव पावर, नहीं है? अभी तो पढ़ा है ना, रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर। हाँ, एब्जॉर्प्टिव पावर पहले नंबर पे लिख लिया। एब्जॉर्प्टिव पावर होता है A, QA अपॉन Q। बेटा Q क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बेटा जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है वो कहां से कहां तक की? फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की है। 0 से इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की है। अरे है ना, 0 से इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम तक की सारी वेवलेंथ की रेडिएशन इंसिडेंट, अरे है ना। और उसमें से अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, उसमें से एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटा मतलब कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, टी वेव्स, सभी वेवलेंथ की 10,000 जूल इंसिडेंट हो रही है, और उसमें से वो सरफेस कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है, वो है एब्जॉर्प्टिव पावर। बेटा ये यूनिटलेस है। अब ध्यान से सुनो, ये आइडल ब्लैक बॉडी, सभी ध्यान दे लेना, ये आइडल ब्लैक बॉडी,
सभी ध्यान दे लेना, मैं ब्लैक बॉडी और ये व्हाइट बॉडी, हम तीन बॉडी। अब ध्यान से सुनो, आइडल ब्लैक बॉडी में ब्लैक बॉडी, ये व्हाइट बॉडी। अब बेटा एक बात बताओ, सेम टेम्परेचर पे हम तीनों हैं, 37 टेम्परेचर पे, और इसके ऊपर 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट की जाए, 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट की जाए, तो बोलो कितना एब्जॉर्ब करेगी? 100 का 100 एब्जॉर्ब करेगी आइडल ब्लैक बॉडी। तो 100 जूल इंसिडेंट, उसमें से 100 एब्जॉर्ब, 100/100, बोलो कितना होगा? 1। यानी आइडल ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिव पावर 1। मेरी कितनी होगी? ये तो 100 का 100 एब्जॉर्ब करिए, मैं 100 इंसिडेंट करोगे मेरे ऊपर, कितना एब्जॉर्ब करूंगा? कितना एब्जॉर्ब करूंगा? अरे 100 जूल ये एब्जॉर्ब करते हो तो मैं कितना करूंगा? मजाक करना है कि पढ़ना है? हाँ तो सीरियसली जवाब बोलो, कितना एब्जॉर्ब करेंगे? अरे 90 मत बोलो रे, 90 इतना भी काला नहीं हूं। हाँ 80 जूल मान लो, 80 है ना, चलता है। हाँ तो भैया 100 जूल इंसिडेंट, उसमें से 80 एब्जॉर्ब किया, तो बोलो मेरा कितना हो गया? 80/100.8। और ये व्हाइट बॉडी ये 20 जूल एब्जॉर्ब करेगा, तो बेटा 20/100.2। अब इसके एब्जॉर्बिव पावर 1, मेरी 0.8, इनकी 0.2, क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 1 वेरी गुड नेचर ऑफ सरफेस, वेरी गुड बॉडी, 0.8 गुड बॉडी, और 0.2 बैड बॉडी, यानी नेचुरल सरफेस बैड। यानी एब्जॉर्बिव पावर की जो वैल्यू है वो नेचुरल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। मैक्सिमम 1 वेरी गुड बॉडी, 0.2 गुड बॉडी, और 0.2 बैड बॉडी, नेचुरल सरफेस इज बैड। तो बेटा जनरल बॉडी की एब्जॉर्बिव पावर 0 और 1 के बीच में होती है, और आइडल ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिव पावर 1 होती है। अरे है ना? और ए डिपेंड्स ऑन नोज, नेचर ऑफ सरफेस, पूरा लिखना, ए डिपेंड्स ऑन नोज, नेचर ऑफ सरफेस। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट हेडिंग डाले, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, यानी वही एब्जॉर्बिव पावर के आगे स्पेक्ट्रल वर्ड लगा दें, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर लिख लिया बेटा? अब ठंड लगने लग गई, कम ज्यादा करने लगे, इसे दुष्टि हो। हाँ स्पेक्ट्रल, अरे आवाज नहीं, ये क्या है रे तू? क्या है ये? पढ़ते वक्त ये चीजें मत सोचो, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पढ़ने वाले बच्चों को कुछ भी नहीं लगती है। हाँ ईमानदारी बात करो, गर्मी लगती है तो क्या होता है? कपड़े उतार लेते हैं, और सर्दी लगती है तो 4 कपड़े और पहन लेते हैं, काम खत्म। समझ? उसको पढ़ने से मतलब होता है, सर्दी गर्मी से मतलब नहीं होता है। आ जाओ, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर। अब बेटा ध्यान सुनो, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, स्पेक्ट्रल वर्ड एक्स्ट्रा लग गया। अब बेटा स्पेक्ट्रल वर्ड लगने से मतलब होता है, अभी तक जो एब्जॉर्बिव पावर थी वो सभी वेवलेंथ के लिए थी, पर जैसे स्पेक्ट्रल वर्ड लग जाए तो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, या छोटी सी वेवलेंथ रेंज के लिए, छोटी सी वेवलेंथ जैसे 10,000 एंगस्ट्रॉम से 10,005 एंगस्ट्रॉम तक की, यानी 5 एंगस्ट्रॉम की रेंज, वो बहुत छोटी। आप तो एक वेवलेंथ के लिए सोच लो, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेडिएशन और उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्ब रेडिएशन स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर कहलाएगा। जैसे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, ब्रैकेट में लिख लो चलो पहले, फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख ले पहले, फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, यानी किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। देखो बेटा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम की इंसिडेंट रेडिएशन, किसी पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम की टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, और उस लैम्डा एंगस्ट्रॉम में से एब्जॉर्ब रेडिएशन,
स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाएगी। कैसे? टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, लैम्डा कोई डिजिट है, और उसमें से अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन फॉर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। अरे है ना, लैम्डा मान लो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम है, जैसे मैं बोल दूं 10,000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम किसकी रेंज में आएगा? इंफ्रारेड में, क्योंकि 7,800 से 40 लाख के बीच में 10,000 आता है जो इंफ्रारेड में आता है। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 10,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, मतलब 10,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की इंसिडेंट, और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन फॉर 10,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, यानी उस 10,000 एंगस्ट्रॉम में से एब्जॉर्ब रेडिएशन। अभी बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव सभी वेवलेंथ का इंसिडेंट और उसमें से एब्जॉर्ब, पर जब स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर आ गया तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का इंसिडेंट और उसमें से एब्जॉर्ब। बेटा ये भी यूनिटलेस होगा। जनरल बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंसिडेंट करवाओगे, मान लो 10 जूल सिखाओगे तो 10 की 10 एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए जनरल बॉडी की स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर भी 0-1 के बीच में होगी, और आइडल बैक बॉडी की स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर वो 1 ही रहेगी, क्योंकि वो सारी वेवलेंथ का पूरा एब्जॉर्ब करी थी तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का भी पूरा एब्जॉर्ब करेगी, तो ओवरऑल ए लैम्डा 1 होगा। एंड ए लैम्डा इज आल्सो डिपेंड्स ऑन नोज, नेचर ऑफ सरफेस। ब्लैक सरफेस ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, व्हाइट सरफेस कम एब्जॉर्ब करेगी, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगी। अरे है ना, तो बस इतना सा ध्यान रखना, एब्जॉर्प्टिव पावर बोले तो सभी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है, यानी QA अपॉन Q, सभी वेवलेंथ का इंसिडेंट और उसमें से एब्जॉर्ब। और पर अगर स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर बोले तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का इंसिडेंट अमाउंट और उसमें से एब्जॉर्ब, यानी QA लैम्डा अपॉन Q लैम्डा। चले नेक्स्ट, थर्ड डेफिनेशन लिखाऊं? जल्दी, एमिसिव पावर थर्ड नंबर पे। चले थर्ड नंबर पे लिखे एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, अब सुनो पहले समझो, एक टर्म आई थी रिफ्लेक्टिव पावर, वो अलग चीज है। रिफ्लेक्टिव पावर क्या था, याद करो, रिफ्लेक्टिव पावर क्या था? R इजिकल टू क्यू आर अपॉन क्यू, यानी इंसिडेंट अमाउंट में से रिफ्लेक्ट। अब बताओ 100 जूल इंसिडेंट हो रही है, उसमें से 40 रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टिव पावर होगी 40/100। पर एमिसिव पावर रिफ्लेक्टिव पावर नहीं है, रिफ्लेक्टिव पावर तो इंसिडेंट में से रिफ्लेक्ट है, पर एमिसिव पावर है बॉडी के खुद के टेम्परेचर की वजह से उसके सरफेस से एनर्जी एमिट होने की रेट, रेट ऑफ एमिशन। अब बेटा रेट किसके रेस्पेक्ट में होती है? टाइम के रेस्पेक्ट में। और एरिया, अरे भाई कितने यूनिट एरिया से, तो पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होगा उसको बोलते हैं एमिसिव पावर। बॉडी के सरफेस से एनर्जी एमिट होने की रेट, यानी बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट एमिट होगा वो एमिट अमाउंट उसकी एमिसिव पावर कहलाएगी। ठीक है ना, बॉडी का एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, कितने भी टाइम तक आप एमिशन करवा सकते हो, तो पूरे होल टाइम होल एरिया से मतलब नहीं है, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट एमिट होगा वो एमिटेड अमाउंट एमिसिव पावर कहलाएगा। तो लिखो डेफिनेशन, एमिसिव पावर की डेफिनेशन लिखा रहा हूं। एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर the amount of emitted radiation, the amount of emitted radiation per unit area, per unit area, per unit time, per unit area, per unit time by a body, the amount of emitted radiation at a given temperature, the amount of emitted radiation per unit area, per unit time by a body is called emissive power.
by a body is called emissive power. चलो बेटा देखो इधर, एमिसिव पावर, जनरल बॉडी के एमिसिव पावर हम स्मॉल ई से लिखेंगे, जनरल बॉडी के एमिसिव पावर को, और कैपिटल आइडल बैक बॉडी के एमिसिव पावर को कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, है ना। अब बेटा गौर से देखो, बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट एमिट होगा वो एमिटेड अमाउंट एमिसिव पावर कहलाएगा। ये हो गया एमिसिव पावर की डेफिनेशन। बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट एमिट होगा वो एमिटेड अमाउंट उसकी एमिसिव पावर कहलाएगा। अरे है ना, पक्की बात। एमिसिव पावर एरिया के, अरे जोर से बोलो, एमिसिव पावर टाइम के। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बोले आपने। मैंने अभी बोला था यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एमिशन एमिसिव पावर है। एरिया पर डिपेंड नहीं करती, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। वो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन 1 ग्राम का 1 डिग्री करने की रिक्वायर्ड फॉर्मूला था S इजिकल टू डेल्टा क्यूब ऑन mdt। बोला था मास के इनवर्स नहीं है, dt के इनवर्स नहीं है। तो बेटा 1 ग्राम 1 यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एनर्जी एमिशन एमिसिव पावर है। एक बड़ा सा काला तवा है और एक छोटा सा काला तवा है, दोनों पे चपाती सेक रहा हूं, दोनों काले काले और दोनों का टेम्परेचर सेम 200 डिग्री सेल्सियस, और चपाती रख दी। बोलो कौन सी पे चपाती जल्दी सिकेगी? है सेम, क्योंकि बेटा चपाती के एरिया यूनिट एरिया है, पूरे बड़े काले तवे से मुझे मतलब ही नहीं है। एमिसिव पावर 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला नेचुरल सरफेस, दोनों का नेचुरल सरफेस सेम काले काले। दोनों का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर सेम 200 डिग्री से, तो टेम्परेचर सेम, नेचुरल सरफेस सेम, तो एमिसिव पावर सेम। एमिसिव पावर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, क्योंकि हमें तो यूनिट एरिया से मतलब है, और दोनों के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी एमिशन बिल्कुल बराबर होगा। तो एमिसिव पावर इज द एमिशन रेट, और एमिशन रेट बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एमिसिव पावर। अरे है ना, इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां जो एनर्जी एमिट हो रही है ना, वो 0 से इनफाइनाइट एनर्जी तक की सारी वेवलेंथ की है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एमिसिव पावर। बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो एनर्जी एमिट हो रही है वो कौन सी वेवलेंथ की है, 0 से इनफाइनाइट एनर्जी की, इसलिए हम इसको एमिसिव पावर करें। पर अगर किसी एक पर्टिकुलर की बात करने लगेंगे अभी अगली डेफिनेशन में, तो वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी, ठीक है ना। तो यहां बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में सभी वेवलेंथ का एमिटेड अमाउंट। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बेटा ये क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू है, यूनिट होगी, और यूनिट होगी जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अरे है ना, या यूं बोल दो वाट पर मीटर स्क्वायर। अरे है ना, पर बेटा अभी पढ़ाया था ए और एल लैम्डा और रिफ्लेक्टिव पावर आर, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, यूनिट लेस है, इनकी यूनिट नहीं होती। आर और ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 है बेटा, इसकी वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी लिखाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जल्दी जल्दी फास्ट, कल 2 घंटे की क्लास है। हाँ, और नेक्स्ट मंडे को खत्म कर दूंगा, फिर ट्यूसडे को आपका थर्मल एक्सपांशन खत्म, ट्यूसडे को खत्म कर दूंगा। दुष्टों, मेरी वजह से क्या लेट हो रहे होगे तुम? मैं तो भर्ती में पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा, है कि नहीं? मैं तो मंगलवार को फ्री कर रहा हूँ, वो टीचर को बोलो संडे को बुलाए, मेरे को क्यों बुला रहे हो संडे को? मेरे कारण लेट हो रहा है? मेरे कारण लेट हो रहा है? चले, मैं तो मंगलवार को वेडनेसडे को पढ़ा दूं तो भी क्या दिक्कत है तुम्हें? चले चले, आ जाओ। मैं तो 22 की जगह 17 को खत्म कर रहा हूँ फिर भी। हाँ, आ जाओ। एमिसिव पावर ऑफ आइडल बैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ आइडल बैक बॉडी
जाके मिला लेना MAAY से, ठीक है? नोट्स मिलाने का काम है तुम्हारा, दुष्टी। MSC पावर वाइटल बैक बॉडी, MSC पावर वाइटल बैक बॉडी depends on temperature only, depends on temperature only. ब्रैकेट में लो, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। लिख लिया? अरे लिख लिया? हाँ, आगे इसी में लिखो, बट MSC पावर ऑफ जनरल बॉडी, बट MSC पावर ऑफ जनरल बॉडी depends on temperature and nature of surface, depends on temperature and nature of surface, depends on temperature and nature of surface। बेटा क्योंकि आइडल बैक बॉडी की नेचर सरफेस तो वैसे वेरी गुड होती है, उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं होगा। जनरल बॉडी में नेचर सरफेस अलग होती है, ब्लैक सरफेस, व्हाइट सरफेस, इसलिए जनरल बॉडी की एमएससी पावर टेम्परेचर नेचर सरफेस पर डिपेंड करेगी, पर आइडल बैक नेचर सरफेस वैसे वेरी गुड है, इसलिए आइडल बैक एमएससी पावर ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अरे है ना? तो बेटा आइडल बैक एमएससी पावर टी की पावर 4 के प्रोपोर्शन। अब सुनो, यहां पर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से सुना, अच्छा एब्जॉर्वर अच्छा एमिटर होता है, यानी ए के प्रोपोर्शनल, पर बेटा ए के इक्वल मत कर देना, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, QA अपॉन Q जो मैक्सिमम 1 होगा, पर ये तो क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ई की वैल्यू। ध्यान से सुनो, मान लो एक काली सरफेस है, काली, और एक सफेद सरफेस है, अरे है ना बेटा, इसका एब्जॉर्बिव पावर मान लो काली का 0.8 है और व्हाइट की सरफेस 0.2 है, सुन लेना ध्यान से। तो बेटा इसका ई मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ई इसका 800 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका ई 200 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब अगर मैं टेम्परेचर डबल कर दूं तो बेटा इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो काली की काली रहेगी, 0.8, और ये सफेद की सफेद 0.2 ही रहेगा। यानी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर सरफेस। नेचर सरफेस चेंज हुआ तो ये रहेगा, पर टू टेम्परेचर डबल तो ये टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, तो बेटा इसकी नया E1 16 इंटू 800 ये हो जाएगा, और इसका E2 16 इंटू 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 का टेम्परेचर डबल तो 2 की पावर 4 16 गुना बढ़ जाएगा, तो E बढ़ेगा पर A नहीं बढ़ेगा। तो अपन बोल सकते ए ई के प्रोपोर्शनल, पर ए ई के इक्वल मत कर देना। अरे है ना? दूसरी बात, अच्छा एब्जॉर्बर जिसका ए ज्यादा अच्छा एमिटर होता है, पर बेटा अच्छा एब्जॉर्बर बुरा रिफ्लेक्टर होता है, ये बात है ना। तो ए आर और ई अलग अलग चीजें हैं, इंसिडेंट में से रिफ्लेक्ट, जब अच्छा एब्जॉर्बर है तो रिफ्लेक्ट कम करेगा, पर अच्छा एब्जॉर्बर है लो टेम्परेचर पे तो हाई टेम्परेचर पे अच्छा एमिटर भी होगा। अरे है कि नहीं? तो जिसका ए ज्यादा उसका ई ज्यादा, पर ए ज्यादा तो उसका आर कम। अरे है ना? चले 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 नेक्स्ट, क्या ये क्या है? ये तो समझाने के लिए बोले रे, हर चीज छाप लो तो है। हाँ चलो लिख लिए, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। डाटा वो तो जनरल समझाने के लिए लिया था, अब वो उसको लिख लोगे तो अच्छे 200 ही होता है इसका, अच्छा ये 800 ही होता है, लिख लेना खुद ही। मेरी काली का इतना है, सफेद का इतना है, चलें लिखो। लिखो बेटा, बात है नहीं। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लिख ले बेटा। इसमें बस ब्रैकेट में लिखो फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख ले फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, फिर स्पेक्ट्रल वर्ड आ गया इसलिए फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा
एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। मैंने आपको एमिसिव पावर की डेफिनेशन लिखवाई ना, उसमें कहीं भी चिपका दो इसको तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे मैं एक लाइन बोल देता हूं, बीच में चिपकाता हूं इसको, है ना, लाइन बोल देता हूं, एट ए गिवन टेम्परेचर, लिखा है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर टाइम फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। यानी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एमिशन हो। अभी कितना हो रहा था एमिसिव पावर में? सभी वेवलेंथ का। पर जैसे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आ गया बेटा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में ई लैम्डा बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम की एमिटेड एनर्जी, उस लैम्डा एंगस्ट्रॉम के लिए एमिसिव पावर कहलाएगा। ऐसे कैसे? यहां पर ई लैम्डा बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम की एमिटेड एनर्जी, उस लैम्डा एंगस्ट्रॉम के लिए एमिसिव पावर होगा कि नहीं होगा? अब बेटा सुनो, किसी पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम के लिए बोला है तो यहां पर एंगस्ट्रॉम हो रहा है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए तो पर एंगस्ट्रॉम हो रहा है, तो इसकी यूनिट ये होगी। अरे है ना, तो बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर लैम्डा एंगस्ट्रॉम की एमिटेड एनर्जी, उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए एमिसिव पावर कहलाएगा। अब सुनो सुनो सुनो, ये गौर से देखो, ये इसमें जो चीज समझाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, गौर से देखो। ये स्पेक्ट्रम ए से बनाया था, सन का स्पेक्ट्रम है, कितने टेम्परेचर पे है? कांस्टेंट टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन टेम्परेचर पे है ना। गौर से देखो, यहां क्या लिखा था मैंने? एंगस्ट्रॉम, लैम्डा एंगस्ट्रॉम, और इधर क्या लिखा था? ई लैम्डा। गौर से देखो, पहले मैंने ई लैम्डा लिखा था, अरे लिखा था नहीं लिखा था? मतलब जो वाई एक्सिस पे देखते हो वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर देखते हो आप को। लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम की यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एमिटेड एनर्जी इतनी है, लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम की यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एमिटेड एनर्जी इतनी है, लैम्डा 3 एंगस्ट्रॉम की यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एमिटेड एनर्जी इतनी है, लैम्डा 4 एंगस्ट्रॉम की यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एमिटेड एनर्जी इतनी है, लैम्डा 5 एंगस्ट्रॉम की यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एमिटेड एनर्जी इतनी है। तो बेटा वाई एक्सिस पे क्या देख रहे हो आप? पर्टिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में पर्टिकुलर वेवलेंथ की यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एमिटेड एनर्जी वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं। तो हर पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी कितनी एनर्जी एमिट हो रही है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, वो हम वाई एक्सिस पे देख रहे हैं। एक तरह से हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर देख रहे हैं वाई एक्सिस पर। अरे है ना, तो ये वाई एक्सिस पर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा। अब दूसरी बात, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी खींचा था, वहां पे भी एरिया देखा था, एरिया किसको डिनोट करता था? यहां भी एरिया देखते हैं, वहां एरिया किसको डिनोट कर रहा था? वहां ग्राफ किसमें था पहले? यहां क्या था? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और यहां वेलोसिटी। तो एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टोटल वाई को, टोटल वाई को रिप्रेजेंट करता। वाई जो था ना, उसके आगे टोटल लगा दूं, तो इधर था वाई पे था नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उसके आगे टोटल लगाया, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब एरिया टोटल वाई को रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहां भी करता है कि देखें, देखो देखो, एरिया, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं बेटा? वाई कौन है? ई लैम्डा। एक्स कौन है? लैम्डा। लैम्डा कहां से कहां तक? 0 से 5। अब देखो को रीड करें, इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फ्रॉम 0 to infinite, इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फ्रॉम 0 to infinite। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। अब इंटीग्रेशन की जगह बस मैं समेशन पढ़ूंगा, वापस लाइन बोलता हूं, समेशन ऑफ ई लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फ्रॉम 0 to infinite, समेशन ऑफ ई लैम्डा फ्रॉम ई लैम्डा, समेशन ऑफ ई लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फ्रॉम 0 to infinite। मतलब क्या हुआ? 0 से इनफाइनाइट तक के जितने लैम्डा हैं, उन लैम्डाओं के कॉरस्पॉन्ड जितने ई लैम्डा हैं, उन सभी लैम्डाओं का समेशन कर लो। अलग अलग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ई लैम्डा, उन सभी लैम्डाओं का समेशन कर दो। अरे है कि नहीं? कर देता हूं। तो पहली वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ई लैम्डा, दूसरी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ई लैम्डा, तीसरी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ई लैम्डा, और ऐसे करते 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 लैम्डा इनफाइनाइट, सबका समेशन कर दो। समेशन ऑफ ई लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फ्रॉम 0 to infinite, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक के जितने लैम्डा है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने ई लैम्डा, उन सब ई लैम्डा का समेशन कर दो। कर दिया।
बेटा यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में लैम्डा 1 का एमिटेड अमाउंट, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में लैम्डा 2 का एमिटेड अमाउंट, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में लैम्डा 3 का एमिटेड अमाउंट, और ऐसे करते करते यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में सभी लैम्डा इनफाइनाइट का एमिटेड अमाउंट होगा। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 का एमिटेड अमाउंट, लैम्डा 2 का एमिटेड अमाउंट प्लस लैम्डा 3 का एमिटेड अमाउंट, अरे है ना, और ऐसे करते करते लैम्डा इनफाइनाइट का एमिटेड अमाउंट। तो बोलो क्या आया, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में सभी वेवलेंथ का टोटल एमिटेड अमाउंट, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम सभी वेवलेंथ का एमिटेड अमाउंट। बोलो सभी वेवलेंथ का एमिटेड अमाउंट क्या कहलाएगा, टोटल एमएससी पावर ई होगा कि नहीं होगा, बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में सभी वेवलेंथ का एमिटेड अमाउंट एमएससी पावर, और एमएससी पावर टी की पावर 4 के। तो बेटा ये टोटल एमएससी पावर ई को रिप्रेजेंट करेगा जो कि टी की पावर 4 के डायरेक्ट, मतलब ये एरिया टोटल एमएससी पावर ई को रिप्रेजेंट करता है, यानी ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा में ग्राफ ये ई को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आ गई, कोई डाउट, चलें अब ध्यान सुनो, एरिया इसका मतलब टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अब सुनो, वहां पे भी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था, यहां पे भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर दुगना कर दूं तो क्या होगा, एरिया 16 गुना हो जाएगा, टेम्परेचर दुगना तो 2 की पावर 4, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, वहां ग्राफ नीचे जाता था, नीचे और आगे, आगे और नीचे जाता था, वहां ग्राफ ऐसे से जाता था, याद है, यहां ग्राफ ऐसे से जाएगा, वहां ग्राफ ऐसे से, यहां ग्राफ ऐसे से, यानी ऊपर और पीछे जाएगा। पीछे क्यों जाएगा वो मैं आगे बताऊंगा स्पेक्ट्रम में, अभी केवल इतना ध्यान रखो, एरिया टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, अरे है ना, तो केवल अभी रिलेशन दिया है, वो वहां सब लिखाऊंगा, आ जाएगा, वो स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे ना अच्छे से, लास्ट में आएगा स्पेक्ट्रम वीन्स लॉ के बाद, तो उसमें आएगा। तो अभी केवल ये ध्यान लो, एरिया टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, वहां टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एरिया बढ़ेगा, ऊपर शिफ्ट होगा, इसको मत लिखना, ये क्या लिखूंगा, अरे ये क्या है, ये वो इंटीग्रेशन का मतलब समझो रे, ये तो जनरल चीजें मैं समझा रहा हूं, इसको समझाने वाली चीज को क्या है रे, मुझे मालूम है क्या चीज वहां पूछते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास छोड़ रहा हूं, ये इतना याद रखो। 5 क्वेश्चन बता तो दिए, सारे इस बोर्ड से होके गुजर गए, बस एक बचा है वो अभी गुजर रहा है, हाँ सब गुजर गए, आपको पता ही नहीं पड़ा, बता दिए वो भी। नोट कर लिया जल्दी से, हाँ एक डेफिनेशन और इसमें बची, एमिसिविटी, EMI SSI VITY, एमिसिविटी जल्दी से, कल अभी तो बहुत सारा पढ़ाना है, जल्दी, EMI SSI VITY, EMI SSI VITY, एमिसिविटी, बेटा ER से डिनोट करते हैं इसको, ER से, हाँ ER से लिखो, at a given temperature, ratio of, at a given temperature ratio of emissive power of general body, at a given temperature ratio of emissive power of general body to emissive power of ideal big body, to emissive power of ideal big body, emissive power of general body to emissive power of ideal big body at identical condition, at identical condition, लिख ले मेरे बेटा, आ जाओ, जनरल बॉडी की एमिसिव पावर ई और आइडल बॉडी एमिसिव पावर कैपिटल ई का रेशो एमिसिविटी कहलाता है। अगर मैं कैपिटल ई की वैल्यू रखूं तो बेटा QGB अपॉन 80,
और ये क्यू आइडल बैक बॉडी अपॉन 80, ये 80 तो बेटा ER क्यू जीबी अपॉन क्यू आइडल बैक बॉडी। बेटा ये एमिसिविटी जो होता है ना, एक तरह से आइडल बैक बॉडी के कंपैरिजन में जनरल बॉडी का एमिशन है। जैसे ये आइडल बैक बॉडी में ब्लैक बॉडी, ये व्हाइट बॉडी, हम तीन बॉडी सेम सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे हैं हम, मान लो 37 टेम्परेचर पे। तो बेटा हमें मान लो ठंडे कमरे में खड़ा कर दिया जाए 37 टेम्परेचर पे, तो बेटा इससे एमिसिव पावर होगी, इसके बॉडी के यूनिट ऐसे टाइम में एनर्जी एमिट होगी। ये 100 जूल एमिट करता है, तो मैं कितना एमिट करूंगा 80 जूल। ये कितना एमिट करेंगे, व्हाइट बॉडी है ये 20 जूल, तो बेटा मेरी एमिसिविटी क्या होगी 80/100, 0.8, 0.8, इनकी 20/100, 0.2, और आइडल बैक बॉडी के आइडल बैक बॉडी कंपैरिजन में 100/100, 1, 1.8, 0.2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ सरफेस। 1 वेरी गुड बॉडी, 0.8 गुड बॉडी, 0.2 बैड बॉडी। अरे है कि नहीं? तो एमिसिविटी दिस ऑल्सो यूनिटलेस, अरे है कि नहीं? फॉर जनरल बॉडी एमिसिविटी इज ऑल्सो 0 to 1, और फॉर आइडल बैक बॉडी एमिसिविटी इज ऑल्सो ER is 1, अरे है ना? और ER also depends on nose nature of surface, अरे है ना? चलें, तो ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है सब? तो इसमें मैंने बेटा 5 डेफिनेशन करवाई है आपको, ए लैम्डा और ER। बेटा ये तीनों तो फ्रैक्शन है, QA/Q, QR QA/Q, और ये QA λ/Q लैम्डा, और ये QGB/Q आइडल बैक बॉडी। पर दो मैंने क्वांटिटी बताई, E और E लैम्डा, अरे है कि नहीं? ये टेम्परेचर और नेचर सरफेस पर डिपेंड करेंगे, और ये ओनली नेचर सरफेस पर, ये मैक्सिमम 1, पर ये कितना भी हो सकता है T⁴ के प्रोपोर्शनल, क्योंकि अरे है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइडल ब्लैक बॉडी। आइडल ब्लैक बॉडी, आइडल ब्लैक बॉडी, अरे सुनील सर को कुछ भी नहीं पढ़ाना, हाँ कुछ भी नहीं पढ़ाना, जल्दी से चल, ये तो खत्म करो जल्दी से। आइडल ब्लैक बॉडी, कोई भी बॉडी आइडल ब्लैक बॉडी कब है? पहला पॉइंट, सरफेस विच एब्जॉर्ब, सिंपल पॉइंट से आइडल बैक बॉडी किसको कहते हैं वगैरह वगैरह वो लिखा रहा हूं। सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, ब्रैकेट में लिखो 0 to infinite एंगस्ट्रॉम, 0 to infinite एंगस्ट्रॉम, at low temperature, at low temperature, and emit all these radiation, and emit all these radiation at high temperature, emit all these radiation at high temperature, is known as idle बैक body, is known as idle बैक body। लिख लिया? सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडल बैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर 1, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर 1, और एमिसिव पावर, अरे बोलो, एमिसिव पावर गलत, कितनी भी हो सकती है, एमिसिव पावर टेम्परेचर पे नहीं, एमिसिविटी ER1, एमिसिव पावर 1 नहीं, एमिसिविटी 1, ये बात ध्यान रखना। एंड R और T 0, तो बॉडी आइडल बैक बॉडी है ना? नेक्स्ट पॉइंट, एमिसिव पावर ऑफ आइडल बैक बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, एमिसिव पावर ऑफ आइडल बैक बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली ना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴ है ना, यही होता है। एमिसिव पावर ऑफ आइडल बैक बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, an idle back body need not be black color,
एन आइडल ब्लैक बॉडी नीड नॉट बी ब्लैक कलर, काला होना जरूरी नहीं है ना, काला होना चाहिए तो नाम रख दिया, जैसे कालू नाम रख दिया तो ऐसा थोड़ी काला हो, मम्मी पापा ने प्यार से नाम रख दिया है ना, तो वैसे ही हमने आइडल ब्लैक बॉडी नाम रख दिया। मेन डेफिनेशन उसकी फर्स्ट नंबर, सरफेस विच अब्सॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एट लो टेम्परेचर एमिट ऑल द रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर इज नॉट आइडल ब्लैक बॉडी। एग्जांपल सन, काला नहीं है फिर भी आइडल ब्लैक बॉडी। चले नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ एन आइडल ब्लैक बॉडी इज कंटिन्यूअस, spectrum of an idle black body is continuous, so it is called full and white spectrum, full or white spectrum, white 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 सफेद, full or white spectrum, so it is called full spectrum of an idle black body, spectrum of an idle black body is continuous, so it is called full, 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 and white spectrum, white spectrum, white क्यों कहते हैं, क्योंकि विबग्योर के सारे कलर एमिट करता है और विबग्योर के सारे कलर मिलकर क्या बनाते हैं, व्हाइट, और फुल कहीं से भी टूटा नहीं है इसलिए फुल स्पेक्ट्रम। चले नेक्स्ट, इन नेचर 2 पॉइंट है, चुपचाप लिखो। In nature, 100% absorption. In nature, 100% absorption by any surface is not possible. In nature, 100% absorption by any surface. In nature, 100% absorption by any surface is not possible. Maximum absorption is of, maximum absorption is of platinum black, maximum absorption is of platinum black and carbon black, platinum black के आगे लिख लो 98% and carbon black 96%, maximum absorption is of platinum black 90% and carbon black 96%, ये nearest about to idle black body है। तो बेटा हमारा फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट अनसेटिस्फाइड हो रहा है कि सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एट लो टेम्परेचर, तो बेटा प्रैक्टिकली मेड आइडल ब्लैक बॉडी बनी एब्जॉर्प्शन के बेस पर, एमिशन के बेस पर सन आइडल ब्लैक बॉडी है पर एब्जॉर्प्शन बेस पर नहीं है सन, सन को हमें क्या पता। तो ओवरऑल प्रैक्टिकली मेड आइडल ब्लैक बॉडी 2 साइंटिस्ट ने बनाई, फेरिस और वीन्स ने। वीन्स के आइडल ब्लैक बॉडी का जिक्र नहीं होता, फेरिस का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो प्रैक्टिकली मेड आइडल ब्लैक बॉडी, practically made idle black body, Ferry's idle black body, practically made idle black body लिखे, Ferry's idle black body, practically made idle black body, Ferry's idle black body, FERRY, Ferry's idle black body। इसमें एक लाइन लिख लें, a hollow container painted with black color, hollow container painted with black color and have a pinhole, a hollow container painted with black color and have a pinhole, have a pinhole। देखो अंदर से ये होलो कंटेनर है, अंदर से काला पेंट किया हुआ है, थिक ब्लैक पेंट है ना ऐसे, और यहां पर थोड़ा सा ये टिल्ट किया गया, इसको उभारा गया है, ये अंदर से ब्लैक पेंट किया गया। अब बेटा इसमें जो रेडिएशन अंदर आएगी वो अंदर टकरा टकरा के 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये ए से, और यहीं टकरा टकरा के 100% एब्जॉर्ब हो गई। तो एब्जॉर्प्शन के बेस पर आइडल ब्लैक बॉडी इसे मानना, और एमिशन के बेस पर सन को। क्वेश्चन आता है, एन आइडल ब्लैक बॉडी इज ब्लैक कोट, कोलता टैंक, मेटल सरफेस, होलो कंटेनर। समझ आना यही है, उसमें यूं मत कहना सर होलो कंटेनर लिखा है, ब्लैक पेंटेड कहां लिखा, होल पिनहोल कहां लिखा। बेटा अगर पूरी लाइन लिखेगा ए होलो कंटेनर पेंटेड विद ब्लैक कलर है पिनहोल, तो जिसने चैप्टर बिल्कुल मेरा वो भी पहचान जाएगा, इसमें ज्यादा ही बोल रहे हैं मतलब ये आंसर है, इसलिए शॉर्ट में लिख देता है होलो कंटेनर, तो समझ आना यही है। तो फेरिस आइडल ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन के बेस पर आइडल बॉडी। नेक्स्ट क्लास में अब प्रियोस लो 5 साइंटिस्ट उनको पढ़ाना शुरू। थैंक यू वेरी वेरी मच।
मंडे को, हाँ ठीक बेटा, थैंक यू, पे भी थैंक यू।